हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में और ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखिए दोस्तों, ध्यान समझिएगा, टॉपिक आसान है, बस इसमें एक पैटर्न है। हमारे पास दो आवेश हैं जो अनंत पे रखे हुए हैं। एक तो Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। तो हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2 जो कहाँ रखे हुए हैं, अनंत पे रखे हुए हैं। उन्हें हमें लेकर के आना है इस तरह से कि पहले हम Q1 को लेके आएंगे, फिर हमें Q2 को लेके आना है और वो दोनों रखे हुए होने चाहिए R12 दूरी पर। मतलब अनंत के ऊपर दो आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2, उनको हमें अनंत से उठा करके लेके आना है और इस प्रकार रखना है कि वो दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो, R12। तो ये जो निकाय है, निकाय का मतलब होता है सिस्टम। इस निकाय को बनाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा और इस निकाय को बनाने में हम जो भी कार्य करेंगे वो कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और वो कहलाएगा इन दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, फिर से एक बार, हमारे पास दो आवेश हैं Q1 तथा Q2 जो कहां रखे हुए हैं, अनंत पे रखे हुए हैं। हमें उन्हें अनंत से उठा करके लेके आना है और एक इस प्रकार का निकाय बनाना है जिसके अंदर वो दोनों आवेश एक दूसरे से R12 दूरी पर रखे हों। जो भी कार्य हमें करना पड़ेगा इस निकाय को बनाने में, वो कार्य इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और वो कितना है इसी का परिकलन हमें करना है। ये बिंदु A बोल दीजिए, इस बिंदु को B बोल दीजिए और ये अपना टारगेट है, अपन को ये बनाना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, हम आवेश Q1 को लेकर आएंगे अनंत से बिंदु A पर। हम आवेश Q1 को लेके आएंगे कहां से, अनंत से लेकर के आएंगे। किस बिंदु पे लेके आएंगे, हम उसको A बिंदु पर लेके आएंगे और A बिंदु पर ला करके हम देखेंगे कि हमने कितना कार्य किया। अब कार्य कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो भैया, विभव का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश। तो कार्य का सूत्र क्या होगा, विभव इंटू आवेश। सीधी सी बात है, विभव का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश, तो कार्य का सूत्र होगा विभव इंटू आवेश। मतलब जिस भी बिंदु पर आप लेके आ रहे हो उस बिंदु का विभव मल्टीप्लाई बाय जिस भी आवेश को आप लेके आ रहे हो उस आवेश को रखने पर, गुणा करने पर क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। ध्यान से सुनिएगा, हम किसको लेके आ रहे हैं, हम आवेश Q1 को लेके आ रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, किस बिंदु पे ला रहे हैं, ए पे ला रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा बिंदु ए है और हम अनंत से लेकर आ रहे हैं Q1 आवेश को। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य होगा W1 बराबर विभव, किस बिंदु का विभव, ए बिंदु का विभव, ए बिंदु का विभव गुणा किस आवेश को लेकर के आ रहे हो, आप लेकर के आ रहे हो Q1 आवेश को, तो गुणा जो भी आवेश है वो। अब देखो, ए बिंदु का विभव आप किस बिंदु पे लेके आ रहे हो, ए बिंदु पर। ए बिंदु पर विभव उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। ये जो बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर पहले से विभव उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। मतलब इस बिंदु पर विभव कितना है, शून्य है। तो अगर इस बिंदु पर विभव शून्य है तो ए बिंदु का विभव हो गया शून्य। कौन से आवेश को लेकर के आ रहे हो, आप Q1 को लेकर आ रहे हो, तो शून्य इंटू Q1। तो W1 आपका कितना आ गया, शून्य आ गया। मतलब पहले आवेश को अनंत से ए तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ए बिंदु पर पहले से कोई विभव है ही नहीं, और अगर कोई विभव नहीं है तो आप काम किसके खिलाफ करोगे। तो पहले आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा, शून्य। अब आप ये मान लो कि पहला आवेश ए बिंदु पर आ चुका है। अब स्थिति कैसी है, ये ए बिंदु है, इस पे आवेश Q1 आ चुका है। अब स्टेप 2, आवेश Q1 को लाना था, हम ले आए। अब किसको लेके आना है, आवेश Q2 को। आवेश Q2 को अनंत से किस बिंदु पे लेके आना है, बी बिंदु पे लेके आना है। तो ये ए बिंदु से R12 दूरी पर एक बिंदु B है और उस बिंदु B पर अनंत से हमें कौन से आवेश को लेके आना है, Q2 आवेश को लेकर के आना है। तो लिखते हैं इस बात को। अब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक
लाने में कार्य। तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B पर लाना है, उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य का सूत्र यही होता है विभव इंटू आवेश। सुनना ध्यान से, कार्य W2 होगा B बिंदु का विभव। मैं जिस बिंदु पर लेके आते हो उसका विभव देखते हो, तो किस बिंदु पर ला रहे हो, B पर, तो B का विभव देखोगे, तो B बिंदु पर विभव गुणा जिस आवेश को लेकर आ रहे हो। अब सोचने वाली बात है, क्या इस B बिंदु पर विभव शून्य है। उत्तर है इस B बिंदु पर विभव शून्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इस B बिंदु पर यह आवेश Q1 विभव उत्पन्न कर सकता है। बात को समझना प्यार से, जब आप पहले Q1 आवेश को लेकर आए थे तो इस बिंदु पर कोई नहीं था। जब इस बिंदु पे कोई नहीं था, इसके आसपास भी कोई नहीं था, तो वहां पे विभव करने वाला कोई नहीं था। जबकि यहां पे जब आप दूसरे आवेश को लेकर के आ रहे हो तो पहले से कौन सा आवेश उपस्थित है, Q1। तो इस बिंदु B पर जो आपका Q1 है, जो उससे R12 दूरी पर रखा हुआ है, वो क्या उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। तो बिंदु B पर विभव होगा A पर रखे आवेश Q1 के कारण। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, B बिंदु पर विभव होगा आवेश Q1 के कारण B पर विभव। सही बात है। तो बिंदु B पर जो विभव है, इस बिंदु पर जो विभव है वो कौन उत्पन्न करेगा, ये उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये जो बिंदु है वो इससे R12 दूरी पर रखा हुआ है। गुणा किस आवेश को लेकर आ रहे हो, आप बिंदु B पर लेकर आ रहे हो Q2 आवेश को, तो गुणा Q2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए W2 बराबर, ये थोड़ा सा फ्रेम में कट गया था, वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई विभव बराबर कार्य बटा आवेश है, तो कार्य क्या होगा, विभव इंटू आवेश। ठीक है, उसी को मैंने काम में लिया। जिस भी जगह पे मैं कार्य निकाल रहा हूं उस जगह पर विभव देख रहा हूं और उसको आवेश से गुणा कर रहा हूं। जिस भी जगह पे लाने में मैं कार्य निकाल रहा हूं उस बिंदु पर विभव देख रहा हूं, गुणा आवेश कर रहा हूं। तो बिंदु B पर जो विभव है वो किसके कारण, A के कारण, तो मैंने लिख दिया आवेश Q1 के कारण B पर विभव गुणा किस आवेश को मैं लेके आ रहा हूं, मैं Q2 आवेश को लेके आ रहा हूं, तो गुणा Q2। अब देखिए ये जो Q1 है ये एक बिंदु आवेश है, इससे आपको इतनी दूरी पर विभव देखना है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विभव का सूत्र आपको पता होना चाहिए, K इंटू Q बटा दूरी, KQ बटा R। तो ये जो Q1 है इसके कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा, K इंटू Q1 बटा दूरी, और दूरी कितनी है, R12। तो आवेश Q1 के कारण B पर विभव, इस आवेश के कारण यहां पर विभव, सूत्र कौन सा लगेगा, KQ बटा दूरी। तो Q का मतलब है जो आवेश बटा दूरी, इससे कितनी दूरी पर विभव देख रहे हो, R12, तो बटा R12। ये हो गया आवेश Q1 के कारण B पर विभव गुणा ये वाला आवेश जिसको आप लेके आ रहे हो Q2। यहां से क्या आता है आपका W2, K Q1 Q2 अपॉन R12। तो इतना कार्य करना पड़ता है अपन को दूसरे वाले आवेश को बिंदु B पर लाने में। अब आप मान लो कि दूसरा आवेश इतना कार्य करने पर बिंदु B पर आ गया है, तो अब स्थिति क्या बनेगी, बिंदु A पर आवेश रखा हुआ है Q1, उससे R12 दूरी पर आवेश रखा हुआ है Q2, और ये वही निकाय है जो आपको चाहिए था। इसका मतलब जो हमारा टारगेट था वो पूरी तरह से पूरा हो गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस टारगेट को पूरा करने में कितना कार्य करना पड़ा। तो पहले आवेश को लाने में कार्य करना पड़ा W1 जो कि 0 था, इस बिंदु पे कोई था ही नहीं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा। जब हम बिंदु B पर लेके आ रहे थे तो पहले से A पर Q1 उपस्थित था, तो बिंदु B पर लाने में जो कार्य था वो था विभव इंटू आवेश। तो बिंदु B पर जो विभव था गुणा हम जिस आवेश को लेके आ रहे थे अर्थात Q2। बिंदु B पर विभव उत्पन्न करने वाला कौन था, तो बिंदु B से R12 दूरी पे A रखा हुआ था, मतलब A बिंदु पे Q1 रखा हुआ था जो कि आपका विभव उत्पन्न कर रहा था। तो हमने बोल दिया B बिंदु पर विभव होगा आवेश Q1 के कारण विभव, और आवेश Q1 के कारण विभव लगेगा इस सूत्र से, तो K इंटू आवेश बटा दूरी। तो K इंटू आवेश Q1 बटा कितनी दूरी पर देखना है, R12। तो विभव का सूत्र आ गया K Q1 अपॉन R12। उसके बाद जिस आवेश को लेकर आ रहे हो उससे गुणा कर दो तो आ जाएगा कार्य। अब आपका निकाय बनके तैयार है। इस निकाय को बनाने में आपने कुल कितना कार्य किया, तो इस निकाय को बनाने में आपने कुल कार्य किया W1 प्लस W2। निकाय निर्माण में कुल कार्य W1 प्लस W2 बराबर, W1 0 है, W2 ये है, इसे बोल दीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 पर 2 से W1 आ गया 0, कुल कार्य W1 प्लस W2, W1 हो गया 0, W2 है K Q1 Q2 बटा R, साथ में है 1 2। ठीक है दोस्तों, तो कुल कार्य कितना आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R12।
तो दो आवेश Q1 Q2 को एक दूसरे के R12 दूरी पर अनंत से लाके रखने में जो कार्य करना पड़ता है कुल वो कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R12, जहां Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है और R12 दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। यहां एक बात सीखने को मिलती है कि ये जो भी कार्य आपने निकाय को बनाने में किया है, ये कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो यही कार्य अगर निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा तो हम बोल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा U बराबर ये W और वो बराबर होगी K Q1 Q2 अपॉन R12। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है। तो दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो अपने व्युत्पन्न कर लिया है। बेहद आसान था, वापस से समझ लो एक बार टॉपिक को। अनंत पे दो आवेश रखे हुए हैं, उन दोनों आवेशों को ला करके एक दूसरे से R12 दूरी पर रखना है। जितना कार्य करना पड़ेगा वो सारा का सारा कार्य उनके अंदर उनके निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। और हमें वही निकालना था, तो हमें एक एक कर करके शुरू हुए। हम पहले एक आवेश को लेकर के आए, उसका कार्य निकाला, फिर वो जब अपनी स्थिति पे था तो दूसरे वाले को लेकर आए, फिर कार्य निकाला और लास्ट में उन दोनों कार्यों का योग करके कुल कार्य की बात करी। और वही कुल कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये दो आवेशों के निकाय के कारण था। अब हम डिस्कस करेंगे तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तब तक आप यहां का स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए ताकि हम इसको रफ करके आगे शुरू कर सकें। और अगर इसके नोट्स चाहिए आपको तो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। देखो भैया, अब हमारा टारगेट थोड़ा बदल गया है। अब अनंत पे तीन आवेश रखे हुए हैं, एक है Q1, एक है Q2, एक है Q3। हमको एक एक करके तीनों आवेशों को लेके आना है और उनको ला करके इस प्रकार रखना है कि Q1 Q2 Q3 इन तीन आवेशों का एक सिस्टम बने, अर्थात इन तीन आवेशों का एक निकाय बने और उसमें इनके बीच की दूरी एक और दो के बीच की दूरी हो R12, एक और दो के बीच की दूरी, दो और तीन के बीच की दूरी हो R23 और एक और तीन के बीच की दूरी हो R13। इस प्रकार से हमको अनंत से इन तीनों आवेशों को ला करके रखना है और इनको एक निकाय के रूप में व्यवस्थित करना है। यह हमारा टारगेट है। अब यह काम तीन स्टेप में होगा, शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लेके आएंगे आवेश Q1 को और नाम दे देते हैं इस बिंदु का A, इस बिंदु का B, इस बिंदु का C। ये टारगेट है, शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले लेके आ रहे हैं Q1 को। तो आवेश Q1 को अनंत से A बिंदु तक लाने में कार्य। तो ये अनंत है, आवेश Q1 है, उसको लेकर के आ रहे हैं A बिंदु पर। कार्य का फंडा आपको सिंपल पता है, फिर से बता देता हूं। विभव बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य बराबर विभव इंटू आवेश। जिस बिंदु पर लेके आ रहे हो उसका विभव गुणा जिस आवेश को लेके आ रहे हो उसका मान। तो W1 होगा, इस बिंदु पर लेके आ रहे हैं A पर, तो A पर विभव इंटू किस आवेश को लेके आ रहे हैं, Q1 को, इंटू Q1, विभव इंटू आवेश। A बिंदु पर विभव उत्पन्न करने के लिए कोई नहीं है, कोई उपस्थित नहीं है, तो विभव हो गया शून्य। तो शून्य गुणा Q1 बराबर शून्य। तो पहले आवेश को लाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपने W1 आराम से निकाल लिया। अब आता है स्टेप 2। अब Q1 A पर आ चुका है, A पर, ये जो बिंदु A है इस पर रखा हुआ है Q1। अब एक बिंदु है हमारा B जो इससे कितनी दूरी पर है, R12। अब इस बिंदु B पर अनंत से हमें Q2 को लेकर के आना है। तो पहले आवेश को तो अपन लिया है A पर हमारा पहला वाला आवेश सफलतापूर्वक Q1 आ चुका है। अब हमें उठा करके लेके आना है अनंत से दूसरा आवेश Q2 को इस बिंदु B पर जो इससे कितनी दूरी पर है, R12 पर। तो कैसे होगा देखिए, अब आवेश Q2 को अनंत से B बिंदु पर लाने में कार्य।
कैसे निकलेगा कार्य, देखिए कार्य का सूत्र वही होता है, जिस बिंदु पर लेकर आ रहे हो उस पर विभव। तो किस बिंदु पर लेकर आ रहे हो आप लेकर के आ रहे हो बी बिंदु पर, तो बी पर विभव गुणा जिस आवेश को लेकर के आ रहे हो बिंदु बी पर, आप किस आवेश को लेकर आ रहे हो Q2 को, तो गुणा Q2। यहां किसको लेके आ रहे थे पहले, Q1 को, तो गुणा Q1 किया था। अब W2 बराबर, अब सोचने वाली बात यह है कि बिंदु B पर विभव कौन उत्पन्न करेगा, तो इस बिंदु B पर विभव उत्पन्न करेगा इससे R12 दूरी पर रखा हुआ Q1। तो हम बोल सकते हैं कि बिंदु B पर विभव होगा Q1 के कारण विभव गुणा Q2। अब Q1 कितनी दूरी पर रखा हुआ है B से, तो Q1 की दूरी B से है R12, तो Q1 के कारण विभव होगा, सूत्र आपको पता है KQ बटा दूरी, तो K Q1 बटा दूरी, Q1 कितनी दूरी पर है R12 पर, बटा R12। ये हो गया Q1 के कारण विभव B बिंदु पर, मल्टीप्लाई बाय ये वाला Q2। तो W2 दूसरा आवेश को लाने में कार्य कितना करना पड़ा, K Q1 Q2 अपॉन R12। इसको समीकरण 1 बोल दो और इसको समीकरण 2 बोल दो। अब आपका पहला आवेश भी आ चुका है Q1 और अब आपका दूसरा आवेश भी आ चुका है Q2। अब लेकर के आना है हमें तीसरा आवेश। स्टेप थर्ड ध्यान से देखिएगा, बिंदु A पर रखा हुआ है Q1 जिसको हमने स्थापित कर दिया था, बिंदु B पर आ चुका है Q2 और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, R12 दूरी पर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अनंत से तीसरे आवेश को लेकर आना है, क्योंकि आपको पता है जो निकाय आपको बनाना है उसमें पहला आवेश आप ला चुके हो, दूसरा आवेश बी पर ला चुके हो, अब तीसरा आवेश कहां पे लेके आना है, सी पर। तो अब आप लेकर के आओगे तीसरा आवेश सी पर। उस सी की दूरी मैं आपको बता देता हूं, ए से उस सी की दूरी है R13 और बी से उस सी की दूरी है R23। तो जिस बिंदु सी पर अब आप तीसरा आवेश लाने वाले हो उस बिंदु सी की दूरी ए बिंदु से कितनी है R13, उस बिंदु सी की दूरी बी से कितनी है R23। तो अब आवेश Q3 को अनंत से बिंदु सी पर लाने में कार्य, तो आवेश Q3 को अब अनंत से बिंदु सी पर लेके आना है, उसमें जो कार्य होगा वो अपन को निकालना है, ये होगा W3। W3 कार्य कैसे निकालते हैं, विभव इंटू आवेश, तो बिंदु सी पर विभव गुणा किस आवेश को लेकर के आ रहे हो, आप लेके आ रहे हो Q3 आवेश को, तो गुणा Q3। ये होने वाला है आपका W3। चलिए आगे समझते हैं, बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर कौन कौन विभव उत्पन्न कर रहा है ध्यान से देखना। बिंदु सी पर विभव उत्पन्न करेगा एक तो ये Q1, बिंदु सी पर विभव उत्पन्न करेगा ये Q2, क्योंकि इन दोनों आवेशों से कुछ कुछ दूरी पर रखा हुआ है C, तो ये भी अपना विभव यहां पे लगाएगा, ये भी अपना विभव यहां पे लगाएगा। जबकि आप देखो बिंदु B पर विभव लगा रहा था केवल Q1, क्योंकि केवल Q1 ही उपस्थित था। अब जब बिंदु C पर आप तीसरे आवेश को लेकर आ रहे हो तो वहां पे दो लोग उपस्थित हैं, एक तो Q1 और एक Q2, तो दोनों यहां पे विभव लगाएंगे। जब आप B पर Q2 को लेकर आ रहे थे तो केवल Q1 उपस्थित था, इसलिए केवल Q1 विभव लगा रहा था। जब आप Q1 को लेकर आ रहे थे तो कोई उपस्थित नहीं था, इसलिए कोई भी विभव नहीं लगा रहा था। बात एकदम सिंपल है। तो अपन बोल सकते हैं बिंदु C पर विभव होगा Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव, इसके कारण भी इसके कारण भी, प्लस Q2 के कारण विभव गुणा Q3। अब विभव का सूत्र क्या होता है, K इंटू आवेश बटा दूरी, KQ बटा R, KQ बटा दूरी। तो Q1 के कारण विभव देखना है C बिंदु पर, K आवेश कौन सा है Q1 बटा दूरी, ये 1 इससे कितनी दूरी पर है R13, तो K Q1 अपॉन R13। सीधी सी बात है KQ बटा दूरी, तो ये जो आवेश है Q1, K इंटू आवेश, आवेश हो गया Q1, ये कितनी दूरी पर है इससे R13 पर, तो KQ बटा दूरी K इंटू Q1 बटा R13, ये हो गया Q1 के कारण विभव। अब लिखते हैं Q2 के कारण विभव प्लस में K आवेश Q2 बटा Q2 कितनी दूरी पर है इससे R23 बटा R23, तो ये आ गया Q1 के कारण विभव, ये आ गया Q2 के कारण विभव, और गुणा में कौन चल रहा है Q3, तो गुणा में Q3 को अंदर गुणा कर दो, इससे भी गुणा होगा इससे भी गुणा होगा, K Q1 बटा R13, यहां आ जाएगा Q3, ये इससे गुणा हो गया, प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, यह आ गया W3 से इक्वेशन नंबर 3।
कोई विशाल रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। जिस भी बिंदु पर लेकर आ रहे हो उस बिंदु का विभव गुणा जिस भी आवेश को लेकर के आ रहे हो। पहले वाले केस में उस बिंदु पर कोई विभव नहीं है, शून्य। दूसरे वाले में विभव उत्पन्न कर रहा है Q1, तीसरे वाले में विभव उत्पन्न कर रहा है Q1 भी और Q2 भी। और विभव लिखने का एक ही सूत्र है, K इंटू आवेश बटा दूरी, K इंटू आवेश बटा उस बिंदु से दूरी, K इंटू आवेश बटा उस बिंदु से दूरी। सिंपल। अब तीनों आवेश आ चुके हैं अपनी जगह पे, हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। कितना कुल कार्य किया, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो इसको मिटा करके अपन लिख देते हैं कि कितना कुल कार्य हुआ ये सब करने में। अब इसके बाद देख लीजिए यहां से कुल कार्य W कितना करना पड़ेगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। समीकरण 1 2 3 से आप सबको जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका 0 प्लस ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस ये हो गया K Q1 Q3 बटा R13 प्लस ये हो गया K Q2 Q3 बटा R23। तो नेट कार्य कितना निकल के आ गया, K Q1 Q2 बटा R12 प्लस K Q1 Q3 बटा R13 प्लस K Q2 Q3 बटा R23। और यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो यही कार्य तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया, जो कि है K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q2 Q3 अपॉन R23। जहां Q1 Q2 Q3 तीन आवेश हैं और ये लिखा है 1 2, इसका मतलब आवेश 1 और 2 के बीच की दूरी। ये लिखा है R13 आवेश 1 और 3 के बीच की दूरी, R23 आवेश दूसरा और तीसरे के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सूत्र निकल के आ गया तीन आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का। यहां तक का स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लीजिए ताकि आप नोट्स बना सकें। बने बनाए नोट्स आपको काफी मदद कर सकते हैं, उनमें और भी अच्छे से थ्योरी लिखी होती है। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपका पैकेज कंप्लीट हो जाए। और आगे की बात यह है कि ये जो अब आप देख रहे हो इसका एक पैटर्न है और अब मैं इस पैटर्न को समझाऊंगा। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब आप समझिए, तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा मतलब Q1 Q2 Q3 जब एक दूसरे से R12 R23 और R13 दूरी पर रखे थे तो उनके कारण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आता है ये। जब दो आवेश थे आपके पास, एक Q1 था एक Q2 था, एक दूसरे से R12 दूरी पर रखे थे, तो सूत्र आया था K Q1 Q2 अपॉन R12। अब इन सब में एक पैटर्न है, अब मैं आपको वही पैटर्न समझाने वाला हूं। देखो, अगर आपके पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो इसमें कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं। इनमें पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, दो लोगों को जोड़ के पेयर बनता है। तो अगर दो आवेश हैं तो दो आवेश आपस में साथ में लिख दो, कितने जोड़े बनेंगे, एक ही जोड़ा बन सकता है। मतलब Q1 Q2 केवल एक जोड़ा संभव है अगर दो आवेश है तो। अब ये मत बोलना कि सर Q2 Q1 भी हो सकता है, Q1 Q2 या Q2 Q1 एक ही बात है। अब अगर आपके पास तीन आवेश हो, आपके पास Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, आपके पास तीन आवेश हैं, तो कितने जोड़े बन सकते हैं, ध्यान से देखना। एक का दो के साथ में जोड़ा Q1 Q2, एक का तीन के साथ में जोड़ा Q1 Q3, दो का एक के साथ में, अब दो का एक के साथ में इसमें आ चुका है, वापस नहीं आएगा। अब दो का तीन के साथ में, तो दो का तीन के साथ में, अब तीन का एक के साथ में आ चुका है, तीन का दो के साथ में आ चुका है। इसका मतलब इन तीन से अपन कितने जोड़े बना सकते हैं, तीन जोड़े बना सकते हैं। सीधी सी बात है, आपके पास तीन नंबर है 1 2 3, कितने जोड़े बन सकते हैं, 1 2 1 3 2 3। अब आप ये मत बोलना सर 3 1 इसमें आ चुका है, 3 2 इसमें आ चुका है, सही है। अब ये जोड़े बनाने का एक है, ध्यान से देखो, Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन R23। पैटर्न समझ में आया। जितने आवेशों का निकाय होता है उन आवेशों के जितने जोड़े बन सकते हैं उसके हिसाब से आप सूत्र समझ सकते हो। अगर एक ही जोड़ा बनता है तो सूत्र होता है K Q1 Q2 अपॉन R12। तीन आवेश हैं, तीन जोड़े बन रहे हैं, तो तीनों जोड़े उसके अंदर आएंगे, K Q1 Q2
अपॉन R12 सेम सेम, K Q1 Q3 अपॉन R13 जो यहां आएगा वही यहां आएगा, K Q2 Q3 अपॉन R23। तीन जोड़े संभव है, तीनों के तीनों आपको इसको देखने में मिलेंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूं एक नई चीज। अगर चार आवेश हो Q1 Q2 Q3 Q4 तो क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर आपके पास चार आवेश हैं, इधर कर लेते हैं रफ में, 1 2 3 4, कितने जोड़े बना सकते हो? एक का 2 के साथ, एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, और 3 का 4 के साथ। इसके अलावा कोई जोड़ा नहीं बन सकता। एक का 2 के साथ, एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ। इसके अलावा जो भी आपके मन में आ रहा हो, जैसे आपके मन में आ रहा हो 3 और 1 का, तो 3 और 1 का 1 और 3 में उपस्थित है। आपके मन में आ रहा हो 3 और 2 का, वो 2 3 में उपस्थित है। आपके मन में आ रहा हो 4 और 3 का, वो 3 और 4 में उपस्थित है। घूमे हुए जोड़े नहीं माने जाएंगे, 1 2 या 2 1 एक ही बात है। तो कितने जोड़े बने? 1 2 3 4 5 6। अब 6 के हिसाब से लिखोगे तो यू बराबर क्या आएगा, के पहले वाला जोड़ा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस दूसरा वाला जोड़ा के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस तीसरा वाला जोड़ा के Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस ये सब ऐड हो रहे हैं, ये वाला जोड़ा के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस ये वाला जोड़ा के Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस ये वाला जोड़ा के Q3 Q4 अपॉन R34। ये जितने भी आप देख रहे हो इन सबको जोड़ने पे आपको मिलेगा चार आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। करना कुछ नहीं है, बस आपको के लेना है, जोड़े बनाने हैं, जितने भी जोड़े बन रहे हैं उन सबको यहाँ पे लिखना है 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। और नीचे जो आ रहा है वो इसके जैसा आता है, यहाँ 1 2 तो यहाँ भी 1 2। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 और 2 के बीच की दूरी। इसका निकाय पता है कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा कि चार आवेश रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3 Q4, 1 और 3 के बीच की दूरी है R13, 1 और 2 के बीच की दूरी है R12, 2 और 4 के बीच की दूरी है R24 और 3 और 4 के बीच की दूरी है R34। इस निकाय की स्थिति ऊर्जा का ये सूत्र होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ट्रिक मैंने बताई। तो दो आवेश है उसका जोड़ा बना लीजिए, तीन आवेश है जितने जोड़े बन रहे हैं वो बना लीजिए, चार आवेश हैं जितने जोड़े बन रहे हैं वो बना लीजिए। अब हम बात करते हैं n आवेशों के लिए। देखो n आवेशों के लिए क्या करना है, जोड़े कैसे बनते हैं, K QI QJ अपॉन RIJ। समझने की कोशिश करना, यहां जो दो चीजें लिखी होती है वो यहां लिखी होती है, चेक कर लो। 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 2 3 2 3 2 4 2 4 3 4 3 4। तो यहां अगर I और J लिखा हुआ है तो यहां भी क्या लिखा होगा, I और J। और इसी तरह की बहुत सारी चीजें जुड़ जुड़ के सूत्र बन रहा है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें जुड़ जुड़ के क्या बना रही है, सूत्र बना रही है। तो इसके आगे लगा दीजिए सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। आप कब तक जोड़ोगे? आप तब तक जोड़ोगे जब तक I और J के सभी युग्म ना बन जाए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। आप तब तक जोड़ते रहोगे। जैसे आपके पास I और J के तीन युग्म बन रहे हैं, 1 2 1 3 2 3, तो तीन बार जोड़ोगे। अगर आपके पास I और J के सभी युग्म में 6 युग्म बन रहे हैं ऐसे, तो आप 6 बार जोड़ोगे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब आपको ये लेना है कि QI QJ अपॉन RIJ और उसको जोड़ना है सभी युग्मों के लिए। इससे क्या निकल के आ रही है, स्थितिज ऊर्जा। तो ये n आवेशों के लिए आपका सूत्र हो जाता है। इस सूत्र को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे दोस्तों। इस सूत्र का मतलब है आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, प्लस का मतलब सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। ऐसे काफी सारी चीजों को आपको जोड़ना है। कब तक जोड़ना है? जब तक सारे युग्म पूरे नहीं हो जाते। अगर आपके पास केवल दो आवेश है तो एक ही युग्म बनेगा, इस चीज को एक बार ही लिखना है। ये देखो, आपके पास तीन आवेश है तो I और J के तीन युग्म बनेंगे, आपको 3 बार जोड़ना पड़ेगा अलग अलग युग्म के हिसाब से। अगर 4 आवेश है तो 6 युग्म बनेंगे और आपको उसके हिसाब से 6 बार जोड़ना पड़ेगा। बस करना ये है कि जो यहाँ पे वही यहाँ पर होगा और सभी युग्मों की बात करनी है। ये रामबाण है, ये सबका समरी है, इससे आप सबको कर सकते। तो ये टॉपिक मैंने आपको बहुत की धारिता पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप पढ़ोगे संधारित्र के बारे में, कैपेसिटर के बारे में। हाँ जी, संधारित्र वही चीज है, आपने पंखे के अंदर सफेद कलर का एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा छोटा सा, जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर वो चीज आ रही है, ये कहलाता है संधारित्र।
इसको पढ़ने के लिए इसका बेसिक जो है, इसको हम बोलते हैं धारिता, उसको समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, एक बहुत जरूरी बात है कि अगर अपन किसी विलगित चालक को विलगित चालक का मतलब होता है ऐसा चालक जिसमें किसी और का प्रभाव नहीं है। विलगित का मतलब होता है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है जिसे कोई दूसरा प्रभावित नहीं कर रहा है। अगर एक विलगित चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चालक है, उस चालक को आपने Q आवेश दिया, तो जितना आवेश आप उसको दोगे उसी अनुपात में उसके विभव में वृद्धि होगी। मतलब आपका आवेश Q जो है वो समानुपाती होता है विभव V के। जितना ज्यादा आप आवेश देते हो उतना ही ज्यादा क्या देखने को मिलता है, विभव। सूत्र भी तो देखा था आपने KQ बटा R, तो वहां पे V बराबर KQ बटा R में भी जो आपका V है वो Q के क्या है, एक तरह से समानुपाती। मतलब जितना ज्यादा आपका Q होगा उतना ही ज्यादा आपका V होगा, जितना कम आपका Q होगा उतना ही कम क्या होगा, V होगा। अब आपको पता है कि अगर एक समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। तो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा यहां पे एक नियतांक आएगा और वो नियतांक आपका है C, और इस नियतांक को अपन लोग बोलते हैं धारिता अर्थात कैपेसिटेंस। अब इसकी परिभाषा किस प्रकार बनाई जाए, ध्यान से सुनना। यहां से हम C को बोल सकते हैं Q बटा V। अब यदि आपका V 1 वोल्ट हो तो V की जगह आप 1 रखोगे तो C कितना आएगा, Q के बराबर। तो यहां से क्या परिभाषा निकल के आती है कि एक चालक के विभव को एक चालक के विभव को एक चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने में एक चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने में जो भी आवेश देना पड़ता है वो उसकी धारिता के बराबर होता है। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। अगर 1 वोल्ट बढ़ाने में ज्यादा आवेश देना पड़ता है तो धारिता भी ज्यादा होगी। अगर 1 वोल्ट बढ़ाने में कम आवेश देना पड़ता है तो धारिता क्या होगी, कम होगी। अब अगर 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए आपका चालक ज्यादा आवेश ग्रहण करता है, इसका मतलब आवेश ग्रहण करने की उसकी क्षमता ज्यादा है, और यही क्षमता क्या कहलाती है, धारिता। तो धारिता किसी आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है। बात समझ में आई? फिर से समझो। अगर आपका, पहली बात, ये सारी कहानी शुरू कहां से होती है, आपका Q समानुपाती है V के, जितना आवेश दोगे उतना ही क्या आएगा, विभव आएगा। यहां एक नियतांक आता है C बराबर है Q बटा V। हमने परिभाषा बनाने के लिए हमने विभव को 1 वोल्ट मान लिया, विभव को 1 वोल्ट माना है तो आपका ये 1 हो गया तो C बराबर क्या आ गया, Q। अर्थात किसी भी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने में जो भी आवेश देना पड़ता है वो कहलाता है उसकी धारिता। अब अगर किसी चालक, 2 चालक है आपके पास, अगर किसी चालक में आप 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कम आवेश देना पड़ता है तो वो चालक की धारण करने की क्षमता कम है। दूसरे चालक में यदि 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए ज्यादा आवेश देना पड़ता है, इसका मतलब दूसरे चालक की आवेश को धारण करने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए धारण शब्द से बन रहा है धारिता। आई बात समझ में? तो धारिता एक चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, मैं लिखता हूं इस बात को। अब देखिए दोस्तों, परिभाषा जो हमने बनाई है, यदि V बराबर 1 वोल्ट है तो C बराबर कितना हुआ, Q। अर्थात चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जो आवेश देना होता है, जो भी आवेश देना होता है वो चालक की क्या कहलाती है, धारिता। अगर आपके पास एक चालक कम आवेश के अंदर खुद का विभव 1 वोल्ट से बढ़ा लेता है, मतलब उसकी धारिता कम है। और अगर आपका चालक 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए ज्यादा आवेश को लेता है, इसका मतलब उसकी धारिता ज्यादा है। तो आप बोल सकते हो कि चालक की धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता का माप है। जितना ज्यादा धारिता होगी उसका मतलब उतना ही ज्यादा आवेश देना पड़ता है 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए। जितनी कम धारिता है इसका मतलब उतने ही कम आवेश देना पड़ता है 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए। आई बात समझ में? अब देखिए, अब एक कॉमन सा क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए, क्वेश्चन ये है, एक चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाता है, बताना है धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक चालक के विभव को दुगना कर दिया जाता है, बताना है कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवेश को दुगना करने पे क्या प्रभाव पड़ेगा और धारिता को दुगना करने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको सोचना है। 3 से 4 सेकंड का समय लीजिए और मुझे सोच के बताइए कि क्या फर्क पड़ेगा।
अब आपने अपने दिमाग के अंदर एक आंसर सोचा होगा, आपने ये सूत्र देखा होगा C बराबर Q बटा V। अब बंदा बोल रहा है कि आवेश को दुगना कर दिया, मतलब जो आपका Q था उसको दुगना कर दिया, तो C भी क्या हो जाना चाहिए, दुगना। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है विभव को दुगना कर दिया, अगर विभव को दुगना कर दिया तो C क्या हो जाना चाहिए, हाफ, आधा। सीधी सी बात है ना, C बराबर क्या है, Q बटा V। तो कोई कह रहा है कि Q को दुगना कर दिया तो Q C के सामने है, तो इसको दुगना किया तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, दुगना, मतलब ऐसा। और अगर आपको ये कहा जाता है कि V को दुगना किया है तो C क्या हो जाना चाहिए, आधा। C पहले से क्या हो जाना चाहिए, आधा। भाई देखो बात को समझो, आपको कहा गया है कि आवेश को दुगना कर दिया, आवेश के जस्ट सामने C आता है, तो आवेश को अगर दुगना किया है तो C भी क्या हो जाना चाहिए, दुगना। V को दुगना किया है तो V नीचे आता है, तो C क्या हो जाना चाहिए, आधा। परंतु ये उत्तर पूरी तरह से गलत है। अब ये गलत क्यों है, इसके पीछे है प्योर फिजिक्स, ध्यान से सुनना। भैया पहले स्टेटमेंट में आपने बोला है कि Q समानुपाती है V के, मतलब जो भी हरकत आप Q के साथ करोगे वही हरकत किसके साथ होगी, V के साथ। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आवेश को दुगना कर दिया, मतलब आवेश अगर पहले Q था तो अब कितना है, 2Q, यही मतलब हुआ इसका। अब अगर आवेश को दुगना किया है तो आवेश और विभव एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, तो अगर आवेश को दुगना किया है तो V भी क्या हो जाएगा, दुगना। तो अगर पहले V था तो अब V कितना हो गया है, 2V। तो Q बटा V होता है C, तो पहले C कितना आ रहा था, Q बटा V। अब C कितना आएगा, 2Q बटा 2V, 2 से 2 कट जाएगा, वापस से कितना आ जाएगा, Q बटा V। हम गलती कर रहे थे, गलती क्या थी, हम सोच रहे थे कि Q को दुगना किया है तो केवल वो दुगना होगा, नहीं, उसका परम मित्र है V, क्योंकि Q V के क्या है, समानुपाती। तो अगर Q V के समानुपाती है तो Q को दुगना करोगे तो V भी दुगना होगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा धारिता के ऊपर, क्योंकि धारिता इन दोनों का अनुपात है। जो हरकत Q के साथ हुई वही हरकत V के साथ हो गई, कट करके वापस सेम आ गया। एनर्जी से पढ़ो थोड़ा सा, सिंपल टॉपिक है। ऐसे ही अगर आप बोल रहे हो कि आपने चालक के विभव को दुगना कर दिया, मतलब आपने किसको दुगना किया, V को। इधर कर लेते हैं, मान लो पहले Q था और V था, अब आप बोल रहे हो कि आपने V को कर दिया 2V, तो V और Q परम मित्र हैं। अगर आपने V को 2V किया है तो Q भी कितना हो जाएगा, 2Q। अगर आपने V को 2V किया है तो Q भी कितना हो जाएगा, 2Q। तो आप वही वाली बात हो गई, 2Q अपॉन 2V करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, Q बटा V, और पहले भी कितना आ रहा था, Q बटा V। और यहां वही गलती कर रहे थे कि आप V को दुगना कर दिए थे पर उसके परम मित्र को दुगना करना भूल गए थे, जबकि आपको पता है, स्टार्टिंग में बता दिया गया है कि Q V के क्या है, समानुपाती। मतलब जो Q के साथ होगा वही किसके साथ होगा, V के साथ, और धारिता में दोनों का अनुपात होगा, तो धारिता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियतांक। तो इसका असली उत्तर होगा कोई प्रभाव नहीं, और इसका असली उत्तर होगा कोई प्रभाव नहीं। समझे बात को, वापस सुन लो। C बराबर होता है Q बटा V, तो जो परिवर्तन Q के साथ करोगे वही परिवर्तन किसके साथ हो जाएगा, V के साथ, और C पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको मैं सेम क्वेश्चन वापस से करवाऊंगा आपको सेम पैटर्न में, जब मैं ओम का नियम पढ़ाऊंगा, थर्ड चैप्टर। इसके बाद में थर्ड चैप्टर शुरू होगा ओम का नियम, उसके अंदर सेम चीज अलग तरीके से वापस आएगी, तब ये कॉन्सेप्ट वापस से आएगा, वहां उस समय गलती मत करना। देखो Q समानुपाती है V के, जो हरकत Q के साथ करोगे वही हरकत V के साथ होगी, C पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु अगर आप चाहते हो कि Q और V को बदलने पर C पर फर्क पड़े, तो आप एक काम कर सकते हो, सुनना क्या, आप Q को बदलो V को नियत रखते हुए। मतलब आप V को नियत कर दो और Q को बदलो, तो आप देखोगे कि C आपका Q के समानुपाती आ जाएगा, क्योंकि आपका V नियत कर दिया आपने। अगर आपने V को नियत कर दिया तो C किसके समानुपाती हो गया, Q के। इसका मतलब अगर आप V को नियत रखते हुए Q को बदलते हो तो C बदल सकता है, या फिर V को बदलो Q को नियत रखते हुए। अगर आप इस Q को नियत रखते हो और V को बदलते हो तो आपका C जो है वो V के क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि आपका Q आपने नियत कर दिया, ये नियत हो गया तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ये नियत हो जाएगा तो ये इसके समानुपाती हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि Q और V को बदलने से C पे फर्क पड़े, तो उसके लिए अगर Q को बदल रहे हो तो V को नियत रखो, अगर V को बदल रहे हो तो Q को नियत रखो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, जैसा इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता था, आप Q को बदल रहे थे तो साथ में V भी बदल रहा था, आप
V को बदल रहे थे तो साथ में Q भी बदल रहा था, तो अगर दोनों साथ साथ बदलेंगे तो फिर C पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु एक को नियत रखते हुए दूसरे को बदला जाए, एक को नियत रखते हुए दूसरे को बदला जाए तो फर्क पड़ सकता है। और अब जब ऐसा अपन कर पाते हैं तो इसी से शुरुआत होती है संधारित्र नाम के टॉपिक की। संधारित्र के अंदर हम कौन सी हरकत करते हैं? संधारित्र में हम ये वाली हरकत करते हैं, हम V को बदलते हैं बिना आवेश Q को परिवर्तित किए, और उससे हम देखते हैं कि हमारा C बदल जाता है। बहुत खतरनाक फिजिक्स है दोस्तों, बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 सेकंड का रेस्ट लेता हूं, आप आराम से देख लो इसको, कोई डाउट है तो उसको माइंड में ले आओ। मैं स्टार्टिंग से एक बार फिर समझा दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप एक बार खुद स्वयं चिंतन कर लो इसका। पहले धारिता की कहानी शुरू होती है उस बात से जब अपन ये देखते हैं कि किसी विलगित चालक को जो भी आवेश दिया जाता है उससे उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। मतलब जितना ज्यादा आवेश अपन देते हैं उतना ही विभव बढ़ता है। यहां से जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है धारिता, जो अपने आप में क्या है? एक नियतांक है। यहां से सी का सूत्र आता है Q/V। Q का तात्पर्य है आवेश से और V का तात्पर्य है विभव से। परिभाषा करने के लिए अपन मान लेते हैं कि V आपका 1 वोल्ट है, तो जब V 1 वोल्ट होगा तो C आएगा Q के बराबर। अर्थात किसी भी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने में जो भी आवेश देना पड़ता है वो कहलाता है उस चालक की धारिता। अब यहां एक बात सोचने की है कि 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए अगर ज्यादा आवेश देना पड़ता है, इसका मतलब वो चालक ज्यादा आवेश को ग्रहण कर सकता है, उसकी धारण करने की क्षमता ज्यादा है। 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए अगर आवेश कम देना पड़ता है, इसका मतलब आपका चालक कम आवेश को धारण कर सकता है, मतलब उसकी धारिता कम है। तो धारिता जो है वो आवेश ग्रहण करने की क्षमता का माप होती है। उसके बाद मैंने 2 प्रश्न आपको दिए। उन प्रश्नों में पहले प्रश्न में आवेश को दुगना करने पर धारिता पर प्रभाव पूछ रहा था, और दूसरे वाले क्वेश्चन में विभव को दुगना करने पर धारिता पर प्रभाव पूछ रहा था। यहाँ एक बहुत खास बात मैंने आपको बताई कि धारिता होती है Q/V, और Q और V एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो देखने में लगता है कि Q को दुगना किया तो C भी दुगना होगा, V को दुगना किया तो C आधा होगा, परंतु सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है कि Q और V परम मित्र हैं। जब आप Q को दुगना करते हो तो साथ में V भी दुगना होता है, तो जिससे कटने के बाद C में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी प्रकार जब आप V को दुगना करते हो तो V और Q भी परम मित्र हैं। V को दुगना करने पे Q भी दुगना होता है, जिससे अनुपात में कोई फर्क नहीं आता। मतलब Q को बदलने पर और V को बदलने पर C में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि Q को बदलने पे V भी साथ में बदल जाता है सेम अनुपात में, और V को बदलने पे Q भी बदलता है सेम अनुपात में। परंतु कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर आप Q को बदलो V को नियत रखते हुए, इसको नियत रखते हुए इसको बदलो, तो फिर C बदल सकता है, या फिर इस V को बदलो Q को नियत रखते हुए, तो फिर आपका C बदल सकता है। और यही काम जब अपन करते हैं तो ये कहलाता है आपका संधारित्र। अब संधारित्र में आप ये करने वाले हो, V को बदलोगे Q को नियत रखते हुए, और फिर देखना क्या जादू होता है। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इन क्वेश्चंस को मिटा करके इस धारिता का जो SI मात्रक है वो आपको बताऊंगा, और संधारित्र इसके अगले वाले वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन 2 चीजों को हम फिर मिटा देंगे। अब डिस्कस करते हैं धारिता के SI मात्रक को। धारिता का सूत्र होता है धारिता अर्थात C बराबर आवेश बटा विभव। तो आवेश Q बटा विभव V। अब अगर आवेश के SI मात्रक की बात की जाए तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम, और विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलाम बटा वोल्ट जो है वो धारिता का SI मात्रक है, और कूलाम बटा वोल्ट को हम लोग फैरड के नाम से जानते हैं। तो धारिता का जो SI मात्रक है वो क्या है? फैरड। अब अगर आप चाहें 1 फैरड को परिभाषित करना, तो 1 फैरड कब आएगा? जब कूलाम हो 1 कूलाम डिवाइड बाय 1 वोल्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि एक चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी धारिता कहलाएगी 1 फैरड। फिर से इसका मतलब यह है कि यदि एक चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी धारिता कहलाएगी 1 फैरड। ये 1 फैरड की परिभाषा है। इसको मैं लिख देता हूं। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी धारिता कितनी होगी? 1 फैरड होगी।
तो ये धारिता के बारे में जो बेसिक बेसिक बातें थी वो आपने सारी सीख ली। अगले वीडियो के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि Q को बदलने पे साथ में V भी बदल जाता है, जिससे C पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु यदि Q को आप बदलते हैं V को नियत रखते हुए या फिर V को बदलते हैं Q को नियत रखते हुए, तो आपके C में परिवर्तन किया जा सकता है। और यही चीज को जब हम काम में लेते हैं तो उससे बनता है आपका संधारित्र कि धारिता क्या होती है, तथा धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा V। और आपने एक महत्वपूर्ण चीज सीखी थी कि यदि आप Q में परिवर्तन करते हो तो वही परिवर्तन V में होता है और आपका C जो है वो नियत बना रहता है। परंतु यदि आप V को बदलते हैं Q को नियत रख के, अगर आप V को बदलते हैं Q को नियत रख के, तो आपका Q नियत है तो C जो है वो किस पे निर्भर करता है, V पर, और C व्युत्क्रमानुपाती होता है V के। ये बात आप सीख चुके हो। तो हम लोग अभी इस टॉपिक में ये करने वाले हैं कि हम V को बदलेंगे। V का मतलब क्या है, विभव। हम विभव को बदलेंगे आवेश को नियत रख के, और अगर Q को नियत रख के आप V को बदलते हो तो C V पर निर्भर करेगा, और फिर हम देखेंगे कि वो कैसे निर्भर करता है। तो ये इस टॉपिक की जान है कि हम V को बदलेंगे Q को नियत रख के। ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट का नाम है A, और इस प्लेट को हमने प्लस आवेश दे रखा है, और इस प्लेट पर प्लस का Q आवेश है। हमारे पास प्लेट A है, इस प्लेट के ऊपर कितना आवेश है, प्लस का Q आवेश है। अब हम इस प्लेट के पास लेकर के जाते हैं दूसरी प्लेट जो कि है B, और इस प्लेट पर कोई आवेश नहीं है, मतलब इस प्लेट पर नेट आवेश शून्य है। इस प्लेट पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है। ये एक प्लेट A है जिसके ऊपर प्लस आवेश है। इस प्लेट के पास में आप B को लेकर के गए हो। ये जो दूसरी प्लेट है ये बिल्कुल उदासीन है, मतलब जितना इसके अंदर प्लस है उतना ही इसके अंदर माइनस है। अब ये चीज आप जानते हो कि इस प्लेट B के अंदर दो तरह के आवेश है, प्लस और माइनस, जो कि बराबर हैं, और इस प्लेट A के ऊपर प्लस आवेश ज्यादा है। प्लस आवेश की खासियत होती है कि वो माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है और प्लस को धक्का देता है। जो प्लस आवेश है उसकी खासियत होती है कि वो माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करता है और प्लस को अपने से दूर भेजता है। तो इस B आवेश के पास जितना भी माइनस है उसको ये आकर्षित करेगा, तो माइनस इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक बात है। इस B के पास जितना भी माइनस है उसको इसके प्लस ने खींच के अपने पास इकट्ठा कर लिया, और इस B के पास जितना भी प्लस था उसको इस प्लस ने धक्का देकर के इस तरफ भेज दिया। एक बार फिर से, आपका जो B है वो उदासीन है, मतलब जितना उसमें माइनस है उतना ही प्लस है। आपने उसके पास ले आके रख दिया एक धनावेशित छड़ को, एक धनावेशित प्लेट को। अब ये जो प्लस है ये इस B के पास जितना भी माइनस है उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो B के बाईं ओर पूरा माइनस आ जाएगा। ये जो प्लस है वो B के पास जितना भी प्लस है उसको धक्का देगा, तो ये प्लस प्रतिकर्षित करेगा इस प्लस को, और B के पास जो भी प्लस है वो उसकी दाईं ओर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है बात। अब समझना, यहां पर A प्लेट पर पहले जो भी विभव था उसका मान लेते हैं V था। इस प्लेट का जो भी विभव है उसका मान लेते हैं V था। ये विभव क्यों था, क्योंकि इसके पास प्लस Q आवेश था। इस प्लस Q आवेश के कारण इस प्लेट A पर कुछ विभव था और उस विभव का मान लीजिए V था। अब क्या हुआ, इस माइनस प्लस के अलग अलग होने से अब ये माइनस यहां पर विभव उत्पन्न करेगा। ये जो माइनस है वो यहां पर विभव उत्पन्न करेगा और उसका मान होगा नेगेटिव माइनस में, क्योंकि माइनस का आवेश है, माइनस विभव उपस्थित करेगा। दूसरा, ये जो प्लस है ये प्लस यहां पे उत्पन्न करेगा विभव जिसका मान प्लस में होगा। तो बात सोचने वाली ये है कि जो आपकी प्लेट थी उस प्लेट पर विभव था V, इस प्लेट के पास में आपने एक उदासीन प्लेट को लाके रखा। उदासीन प्लेट को रखने पे इस प्लस ने सारे माइनस को एक तरफ कर दिया, इस प्लस ने सारे प्लस को एक तरफ कर दिया। अभी जब माइनस एक साथ इकट्ठा हो गया है तो ये माइनस प्लेट A पर विभव लगाएगा। माइनस है तो माइनस में विभव आएगा,
ये जो प्लस है ये प्लस भी इस प्लेट ए पर विभव लगाएगा, ये प्लस में है तो प्लस में विभव उत्पन्न करेगा। अब सोचना यह है कि कौन सा विभव ज्यादा ताकतवर है, इस माइनस का या इस प्लस का। तो देखिए आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विभव कम होता जाता है, आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विभव कम होता जाता है। तो सोचने वाली बात है कि माइनस जो है वो इस प्लस से इतनी दूरी पर है और ये जो प्लस है वो इस प्लस से इतनी दूरी पर है। तो प्लस की दूरी ज्यादा होने के कारण इसका विभव का प्रभाव यहां पे कम आएगा और माइनस की दूरी कम होने के कारण इसके विभव का प्रभाव यहां पर ज्यादा आएगा। तो सोचो पहले विभव था V, इस विभव में जुड़ेगा इसका विभव और माइनस होगा इसका विभव। मान लेते हैं पहले इसकी वैल्यू 10 थी, इसकी वैल्यू पहले कितनी थी 10। अब ये जो प्लस है ये प्लस यहां पे विभव उत्पन्न कर रहा है, प्लस का विभव प्लस में होता है। मान लेते हैं ये प्लस यहां पर विभव उत्पन्न कर रहा है प्लस का 2, ये वाला माइनस भी यहां पे विभव उत्पन्न कर रहा है। अब सोचने वाली बात है माइनस आवेश पास में है, ये जो माइनस है वो इस प्लस के पास में है। तो अगर आपका ये प्लस यहां पर प्लस का 2 विभव उत्पन्न कर रहा है तो क्योंकि ये माइनस के पास में है तो ये माइनस का 3 उत्पन्न करेगा, मतलब इस माइनस का विभव यहां पर ज्यादा होगा इस प्लस की तुलना में। सारा खेल दूरी का है तो ये हो जाएगा माइनस का 3। उत्तर कितना आ रहा है 10 माइनस 1 बराबर 9। तो जो पहले विभव था हमारी प्लेट ए का वो 10 था, इन दोनों के चक्कर में हमारा विभव 10 से घट करके कितना हो गया 9 हो गया। मतलब हमारे विभव के मान में क्या आई है कमी आई है, हमारा V जो है वो क्या हुआ है कम हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आपका विभव जब बदला तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन हुआ। देखो यहां पे आवेश कितना था पहले प्लस Q, अभी भी आवेश कितना है प्लस Q, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब हम सफल हो चुके हैं आवेश को नियत रख के V को बदलने में। तो अगर आपने आवेश को नियत रख के V को बदल दिया तो सूत्र कौन सा लगेगा ये वाला, जिसमें C समानुपाती होगा 1/V के। प्लेट ए पर पहले भी आवेश Q था, प्लेट ए पर अभी भी आवेश Q है, इसका मतलब आपका Q क्या है नियत है। Q को नियत रखते हुए V का मान बढ़ा है कि कम हुआ है, V का मान कम हुआ है, 10 से 9 हुआ है। अगर V का मान कम होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण C का मान बढ़ेगा, मतलब हमने धारिता को बढ़ा दिया। अब ये जो आपका है सिस्टम ये क्या कर सकता है और ज्यादा आवेश को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि धारिता का मतलब होता है आवेश ग्रहण करने की क्षमता, धारिता को बढ़ाने का मतलब है आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना। तो इस तरह से आपने क्या किया आवेश को नियत रखते हुए विभव को कम कर दिया जिससे धारिता बढ़ गई। अब आराम से इसको देख लीजिए, मैं 2-4 सेकंड के बाद वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। इस टॉपिक की शुरुआत इस तरह से होती है कि आपके पास सूत्र है धारिता बराबर C बराबर Q/V। इस सूत्र में आप इसके पहले वाले वीडियो में सीख चुके हो कि अगर अपन V को बदलें Q को नियत रख के तो आपका C V पर निर्भर कर सकता है, और अगर किसी भी तरह से आप V को बदल पाते हो Q को नियत रख के तो आप C के मान में भी परिवर्तन कर सकते हो। इसको हमने शुरू किया समझाना। सबसे पहले आपने क्या किया, एक प्लस की प्लेट ली और उस प्लस की प्लेट पर आवेश Q है और उसका विभव V है, मान लेते हैं उसका मान 10 है। इसके पास में ले जाकर के आप रख देते हो एक उदासीन प्लेट को। उदासीन प्लेट का मतलब है उसके ऊपर जितना प्लस है उतना ही माइनस है। अब ये जो प्लस है इसकी गंदी आदत है कि ये सामने कोई प्लस दिखता है तो उसको धक्का देता है और सामने कोई माइनस दिखता है तो उसको खींचता है। तो ये जो प्लस है ये प्लस इस प्लेट के ऊपर जितना भी माइनस है उसको खींच करके अपनी तरफ कर लेगा और जितना भी प्लस है उसको धक्का देके अपने से दूर कर लेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पे माइनस एक साथ इकट्ठा हो गया है, यहां पे प्लस एक साथ इकट्ठा हो गया है, तो ये अपना विभव उत्पन्न करेंगे। जब ये विभव उत्पन्न करेंगे तो ये इन दोनों का विभव इसके विभव को परिवर्तित करेगा। इस प्रकार परिवर्तित करेगा, ध्यान से देखना। जो माइनस है वो यहां पे माइनस में विभव उत्पन्न करेगा, जो इसके मान में 10 में माइनस होगा। ये जो प्लस है वो यहां पर प्लस में विभव उत्पन्न करेगा, जो इसके मान में जुड़ेगा प्लस होगा। अब सोचना यह है कि माइनस ज्यादा शक्तिशाली है या प्लस का विभव ज्यादा शक्तिशाली है। सिंपल है, माइनस इस प्लस से कम दूरी पर है तो इसका प्रभाव ज्यादा आएगा, ये प्लस इस प्लस से ज्यादा दूरी पर है तो इसका प्रभाव कम आएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव का मान कम होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव का मान कम होता है। तो अगर ये यहां पे प्लस का 2 क्रिएट कर रहा है तो ये यहां पे माइनस का 3 कर देगा, इससे ज्यादा
प्लस से ज्यादा, क्यों? क्योंकि उसके पास में है। अब नेट प्रभाव क्या आएगा? इसका विभव पहले था 10, इसने बढ़ाया कितने से? 2 से। इस माइनस ने कम किया कितने से? 3 से। तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? +2 -3, माइनस का 1 होता है, मतलब इस माइनस और इस प्लस की लड़ाई में कौन जीत रहा है? माइनस। और माइनस के जीतने से यहां पर विभव क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पहले 10 था, अब कितना बचा? 9। और विभव के मान में कमी आ गई। अब आप सोचो, ये जो विभव के मान में कमी आई है, इसमें क्या एक ही प्लेट पर आवेश में परिवर्तन हुआ है? आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब Q को नियत रखते हुए आपने किसको बदल दिया? V को बदल दिया। Q को नियत रखते हुए आपने V को कम कर दिया, और अगर आपने Q को नियत रखते हुए V को कम कर दिया तो C के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। मतलब अब इस निकाय की धारिता बढ़ चुकी है, ये ज्यादा से ज्यादा आवेश को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है कि इसके अंदर हम Q को नियत रखते हुए किसको बदल देते हैं? V को बदल देते हैं, और इस प्रकार बदलते हैं कि V में कमी आती है, जिससे आपकी धारिता बढ़ जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सोचते हैं अपन, ये प्लस अपना नुकसान कर रहा है एक्चुअल में। देखो, अगर ये प्लस नहीं होता, अगर ये प्लस नहीं होता तो ये माइनस इसके विभव को अच्छे से कम करता। कैसे? माइनस का 3 है, 10 में से माइनस का 3 जाएगा तो 7 बचता। तो इस माइनस ने विभव को 3 से कम किया, परंतु इस प्लस ने विभव को 2 से बढ़ा दिया। हालांकि जीत तो माइनस की हुई, परंतु हम ये चाहते हैं कि हमारे V में ज्यादा से ज्यादा कमी आए तथा हमारे C में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो। तो ये जो प्लस अपन को दुख दे रहा है, ये जो प्लस इसके कम किए हुए मान को वापस से बढ़ा रहा है, अपन इस प्लस को ही साफ कर सकते हैं। अगर ये प्लस पूरी तरह से साफ हो जाएगा तो ये प्लस का 2 नहीं आएगा, और प्लस का 2 नहीं आएगा तो केवल माइनस का 3 आएगा। तो मान में ज्यादा कमी होगी, V के मान में ज्यादा कमी होगी तो C के मान में ज्यादा वृद्धि होगी। ऐसा कर सकते हैं अपन। और ऐसा किस प्रकार करेंगे वो देखो, इसका अगला स्टेप, हम इस प्लेट को भू संपर्कित कर देंगे। अब अगर आप इस प्लेट को भू संपर्कित कर दोगे तो भू संपर्कित करते ही ये जो माइनस है, इस माइनस को इस प्लस ने पकड़ रखा है, बट इस प्लस को ये धक्का दे रहा है, तो ये सारा प्लस जमीन में चला जाएगा। फिर से एक बार, ये जो माइनस है इसको इस प्लस ने पकड़ रखा है, परंतु ये प्लस इस प्लस को धक्का दे रहा है, तो ये सारा प्लस जमीन में चला जाएगा। तो यहां बचेगा केवल माइनस, और ये सारा का सारा प्लस गया जमीन में। तो अब देखो, इसका विभव कितना था? पहले 10 था। अब ये माइनस यहां पे विभव कितना उत्पन्न करेगा? माइनस का 3, तो कितना आएगा? 7। अब वो प्लस है ही नहीं जो विभव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, इस +2 को हमने हटा दिया, तो अब हमारा विभव 10 से 7 हो गया। विभव के मान में ज्यादा कमी आई तो धारिता के मान में ज्यादा वृद्धि होगी, तो हमें फायदा होगा। अब जो हमारा निकाय है वो ज्यादा से ज्यादा धारिता का होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा आवेश को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। तो ये चीज बेस्ट है। और इसमें अगर इसका आवेश +Q है तो इसका आवेश -Q है। प्रेरण कहते हैं इसको, कि इसमें अगर +Q है तो उसी +Q ने वहां पे क्या डेवलप किया है? -Q। और ये आपकी युक्ति कहलाती है संधारित्र। तो अब आप समझ गए होंगे कि संधारित्र जो होता है उसके अंदर मेन चीज क्या है? एक प्लेट होती है प्लस की, एक होती है माइनस की, और इनका जोड़ा क्या कहलाता है? संधारित्र। और मैंने आपको इसका पूरा सिद्धांत समझाया है, मैंने आपको 100% बताया है कि क्यों एक प्लेट के सामने दूसरी प्लेट को लाके रखते हैं, कैसे हम Q को बिना बदले V के मान में कमी करते हैं ताकि C बढ़ जाए, और बाद में उसे और बेहतर बनाने के लिए हम भू संपर्कित करके सारा प्लस साफ कर देते हैं ताकि केवल हमारा माइनस यहाँ पे कमी करे, जिसके कारण V में अच्छी खासी कमी हो और C में अच्छी खासी वृद्धि हो। तो ये है संधारित्र का बहुत प्यारा सा सिद्धांत। अब मैं इसको हल्का फुल्का लिख देता हूं, बाकी इसके कंप्लीट नोट्स जो हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नीचे व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहे हैं। बेहतर है वो, क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज लाइन बाय लाइन लिखी हुई है, ताकि जो भी मैंने समझाया वो आप पढ़ सकें। तो वहां से जाकर के आप ले सकते हैं। बाकी इसकी जो परिभाषा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके लिए मैं इस पूरे को मिटा दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इसकी थोड़ी बहुत परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है, देख लीजिए उसको। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, मैंने इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया, जो प्लेट यहां पे थी वही प्लेट यहां पर है, वही प्लेट यहां पर है, तो आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश को नियत रख के, जितना आवेश यहां था इस पे Q, उतना ही यहां पे है Q, उतना ही यहां पे Q, तो आवेश को नियत रखकर विभव के मान में कमी की है, मतलब आवेश को नियत रखा है और विभव के मान में कमी कर दी। तो आवेश को नियत रख के अगर विभव के मान में कमी करते हो तो धारिता में वृद्धि होती है।
इस तरह से जो चीज बनती है उसका नाम है संधारित्र। एक ट्रिकी काम है, खूबसूरत काम है। आगे देखो कैसे किया आपने। संधारित्र को किसी आवेशित चालक के निकट, ये था आवेशित चालक, इसके निकट आपने लाकर के रखा एक ऐसा अन्य भूसंपर्कित चालक, एक और चालक लाकर रखा, और यहां हम बोल सकते हैं अन्य भूसंपर्कित उदासीन चालक। तो आवेशित चालक के पास में आप एक ऐसा चालक लाकर रखो जो उदासीन हो, ताकि ये उसके माइनस को एक तरफ कर ले, प्लस को एक तरफ कर ले। उसके बाद आप उसको कर दो भूसंपर्कित, सारा प्लस चला जाएगा जमीन में, और ये जो माइनस बचेगा, ये माइनस इसके विभव के मान में कमी करेगा अच्छी खासी। देखो अगर आप भूसंपर्कित नहीं करोगे तो ये माइनस कमी तो करेगा, प्लस ये जो प्लस है वो वृद्धि कर देगा, तो इफेक्ट तो आएगा माइनस का ज्यादा, क्योंकि माइनस पास में। बट हम चाहते हैं कि चीज और अच्छी बने, तो इस प्लस को साफ ही कर दो। तो ये पूरा प्लस जब साफ हो जाएगा तो केवल ये माइनस यहां पर विभव में कमी करेगा बिना इस आवेश को बदले, और बिना आवेश को बदले अगर वी में कमी होगी तो आपका सी बढ़ेगा। पढ़ो, भूसंपर्कित उदासीन चालक को लाकर बना सकते हैं जिससे चालक की धारिता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। तो आपका संधारित्र क्या होता है, एक किसी भी चालक को ले लो, उस पर प्लस होना चाहिए, उसके पास में एक चालक को लाके रख दो, उसको भूसंपर्कित कर दो, जिससे उस पर अपने आप क्या आ जाएगा माइनस, इस पे प्लस क्यों होगा, इस पे माइनस क्यों होगा, और इसी को अपन क्या बोलेंगे संधारित्र। तो संधारित्र एक ऐसा जोड़ा होता है चालकों का जिसमें एक पर प्लस होता है, उतना ही दूसरे पे माइनस होता है। ये माइनस इस प्लस के आवेश को बदले बिना इसके विभव को कम कर देता है, जिससे चालक की धारिता बढ़ जाती है और वो ज्यादा आवेश को ग्रहण करने के लायक बन जाता है। ये है संधारित्र और उसका सिद्धांत। बाकी सारी लैंग्वेज मैंने लिख दी है, बस ये जो चीज थी वो चीज अगर आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी। और मोटी मोटी बात याद रखनी है कि संधारित्र दो आवेशित चालक का जोड़ा होता है, जिसमें एक पर प्लस होता है और दूसरे में माइनस होता है, और इस तरह ये आवेश को अपने अंदर क्या करता है, धारण करता है, इसकी धारिता ज्यादा होती है। अब इसके बाद वाले वीडियो में जो आएगा उसमें हम अलग अलग प्रकार के संधारित्र देखेंगे, और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट संधारित्र है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। ये जो आप देख रहे हो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इनके लिए हम धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। काफी